हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसका यह पार्ट 10 वीडियो है। पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक की वीडियो हमारे चैनल में अपलोड की जा चुकी है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम लोग डिटेल रूप से एक्सप्लेन करके सॉल्व करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी हैज बीन लार्जली एसोसिएटेड विद द राइटिंग्स ऑफ। जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है वो किससे एसोसिएटेड है? यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स दिए हैं, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन है इमानुअल कांट और वोल्टायर। सेकंड ऑप्शन है माइकल डोयल और रूट रशेट। थर्ड ऑप्शन में दिए हुए हैं थॉमस क्रिस्टसेन एंड थॉमस शेलिंग। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी से रिलेटेड है वो है माइकल डोयल और ब्रूस रसेट, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन। तो माइकल डोयल और ब्रूस रसेट जो हैं दो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इनको क्रेडिट दिया जाता है डेवलपिंग द डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी पीस एमंग डेमोक्रेसीज, इसमें यह कहा था कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो लेस लाइकली होता है कि जो युद्ध करें या युद्ध में पार्टिसिपेट करें। ये इनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो पीसफुली रिजॉल्व करते हैं। इसके लिए वो सेवर एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे जो डेमोक्रेसीज होती है वो कॉमन वैल्यूज होते हैं, उनके उनके शेयर कॉमन वैल्यूज को शेयर करते हैं। साथ ही साथ ये ओपनली जो होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये ओपन कम्युनिकेशन चैनल होता है इनके बीच। और ये जो इनके डिस्प्यूट्स होते हैं वो पीसफुली जो होते रिजॉल्व करने में विश्वास रखते हैं। वहीं पर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं यो युद्ध में उनकी संभावना ज़्यादा रहती है कि वो युद्ध में पार्टिसिपेट करें। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फोर मेन क्राइटेरिया सेट आउट बाय 1933 मोंटेविडियो कन्वेंशंस ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स। तो मोंटेविडियो जो कन्वेंशन हुआ था 1933 में, ये यूएस के स्टेट्स के बीच हुआ था। इसमें फोर मेन क्राइटेरिया रखे गए थे, उनमें से कौन सा ये क्राइटेरिया नहीं है जो उनके राइट्स और ड्यूटीज से संबंधित है स्टेट्स के? पहला है कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, तो ये उस क्राइटेरिया में था। दूसरा है डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, इसकी बात भी हुई। स्ट्रेंथ टू वेज अ वार, ये नहीं था। ए परमानेंट पॉपुलेशन की बात, यानी ये भी क्राइटेरिया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा जो नहीं इंक्लूड है वो सी नंबर ऑप्शन, स्ट्रेंथ टू वेज अ वार। तो फोर मेन क्राइटेरिया जो सेट आउट किए गए थे 1933 के मोंटविडियो कन्वेंशन में, जो राइट्स और ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स के बारे में था, उनमें है पहला कि परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए स्टेट्स की, डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उनके पास कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अदर स्टेट्स के साथ अपना रिलेशंस बना सके। मोंटविडियो कन्वेंशन जो हुआ था ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है। ये साइन किया गया था 19 अमेरिकन स्टेट्स के द्वारा 1933 में। इस कन्वेंशन के द्वारा कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो इंटरनेशनल रॉ के हैं गवर्न करने के, उनको जो है तो सेट किए गए थे ताकि जो स्टेट्स के राइट्स और ड्यूटीज हैं उनको सिक्योर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, आपको लिस्ट एक को लिस्ट टू से मैच कराना है और जो करेक्ट आंसर का कोड है उसको आपको फाइंड करना है। लिस्ट एक में ट्रीटी दी हुई है, लिस्ट टू जो है उसमें पर्पज ऑफ एग्रीमेंट दिया हुआ है, या ट्रीटी का एग्रीमेंट पर्पज क्या है उसको दिया है, आपको मैच कराना है। जो जिनेवा कन्वेंशन हुआ था ये केमिकल वेपन्स को यूज को बैन करने के लिए किया गया था, तो सेकंड ऑप्शन जो है तो मतलब जिनेवा का सेकंड नंबर होगा। स्टार्ट ये ट्रीटी हुई थी मल्टीपल जो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स हैं उसको बैन करने के लिए। आईएनएफ ट्रीटी हुई थी, ये मिसाइल्स को बैन करने के लिए हुई थी, तो बैन टू कैटेगरीज ऑफ लैंड बेस्ड मिसाइल्स। और स्टार्ट जो फर्स्ट ट्रीटी हुई थी यूएस और सोवियत यूनियन के बीच हुई थी, स्ट्रेटेजिक आर्म को रिड्यूस करने के लिए हुई थी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक जो है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जिनेवा प्रोटोकॉल हुआ था 1925 में। तो आप किस वर्ष कोई भी प्रोटोकॉल हुआ है उसको भी याद रखिएगा, ताकि अगर क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आ गए हैं तो उनको भी आप लोग सॉल्व कर सके। 1925 में हुआ था जिनेवा प्रोटोकॉल, इसके द्वारा जो है तो केमिकल वेपन्स के यूज को युद्ध के समय में बैन किया गया था। दूसरा जो है स्टार्ट ट्रीटी सेकंड जो हुई थी ये 1993 में हुई थी, इसमें बैन किया गया था मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबली रिस्क एंट्री व्हीकल्स को, यानी एमआईआरवीज को।
जो INF ट्रीटी हुई थी ये 1987 में साइन की गई थी। इसके द्वारा बैन किया गया था जो ऑल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स थी उनको, जिनका रेंज होता था 500 से 5500 किलोमीटर तक का। स्टार्ट फर्स्ट ट्रीटी के द्वारा स्टार्ट फर्स्ट जो ट्रीटी हुई थी ये साइन हुई थी 1991 में। इसके द्वारा रिड्यूस करना था जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वीपन है जो यूनाइटेड नेशन और सोवियत यूनियन के द्वारा हेल्ड किए गए हैं, रखे गए हैं, उनको रिड्यूस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनकरेक्ट को फाइंड करना है। पहला है कलेक्टिव सिक्योरिटी एम्स टू डिफेंड स्टेटस क्वो, जो ना स्टेटस क्वो है जैसी यथास्थिति है उसको मेंटेन करके रखना है इंटरनेशनल रिलेशंस को। ये सही है कलेक्टिव सिक्योरिटी का पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेट इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में ऑपरेट करती है, ये भी सही है। द डिफ्यूजन ऑफ गल्फ क्राइसिस इन 1991 इज सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो 1991 का जो गल्फ क्राइसिस था ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट देखा गया था कलेक्टिव सिक्योरिटी का, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। डी नंबर जो स्टेटमेंट है वो कहता है कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर पॉलिसी आर कंपैटिबल अंडर द यूजुअल सर्कमस्टेंसेस, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो है तो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी और बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल रिलेशंस की दो अलग अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने के लिए। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो इसमें स्टेट्स होते हैं जो एग्री करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, वो अगर किसी भी स्टेट पर अटैक होता है तो वो अपने ऊपर अटैक मानते हैं और सभी स्टेट कलेक्टिव रूप से उनको जो तो स्टेट्स को डिफेंड करते हैं और कलेक्टिव सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। वहीं पर जो बैलेंस ऑफ पावर होता है ये एक स्टेट्स का दूसरे स्टेट्स के साथ एक प्रकार से कंपटीशन होता है, जिसमें एक स्टेट अगर जो उसके अपोजिट स्टेट्स में है उसके बढ़ती हुई पावर के साथ अपने आप को बैलेंस करके बना के रखना चाहता है तथा उसके पावर को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने से रोकने की कोशिश करता है, तो ये होता है बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गेंथाउज क्लासिफिकेशंस ऑफ आइडियोलॉजी डज नॉट इंक्लूड। मार्गेंथाउ ने 3 प्रकार की जो आइडियोलॉजी है उसको क्लासिफाई किया था, तो उसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है। पहला ऑप्शन है आइडियोलॉजी ऑफ स्टेटस क्वो, सेकंड ऑप्शन है आइडियोलॉजी ऑफ इंपीरियलिज्म, थर्ड है एम्बिगुअस आइडियोलॉजी और फोर्थ है आइडियोलॉजी ऑफ हेजेमनी। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा मार्गेंथाउ के आइडियोलॉजी में नहीं था, वो आइडियोलॉजी ऑफ हेजेमनी नहीं था। तो देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो आइडियोलॉजी हेजेमनी है ये उनके जो तो आइडियोलॉजी में नहीं था। मार्गेंथाउ ने क्लासिफाई किया आइडियोलॉजीज को 3 कैटेगरीज में। इसमें पहला था स्टेटस क्वो वाला, दूसरा है एम्पीरियलिज्म और तीसरा एम्बिगुअस आइडियोलॉजी। स्टेटस क्वो मतलब होता है ऐसी आइडियोलॉजी जो मेंटेन जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस के एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना चाहता है। एम्पीरियलिज्म जो आइडियोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि एक स्टेट अपने पावर और इन्फ्लुएंस को दूसरे स्टेट्स या ग्रुप ऑफ स्टेट्स पर एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, इम्पोज करने की कोशिश करता है। वहीं पर जो एम्बिगुअस आइडियोलॉजी होती है उसमें कुछ पता नहीं रहता, यानी स्टेटस क्वो या एम्पीरियलिज्म किसी भी आइडियोलॉजी में फिट भी हो सकता है, नहीं भी फिट हो सकता, या एक तरह से पूरी तरह से डिफरेंट आइडियोलॉजी या डिफरेंट प्रिंसिपल्स पर अपने आइडियोलॉजीज को रख सकता है, तो उसको एम्बिगुअस आइडियोलॉजी कहते हैं, हांस मर्गेंथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द 5 ग्लोबल कॉमन्स। जो 5 ग्लोबल कॉमन्स को डिसाइड किए गए हैं उनमें से कौन नहीं है। तो ए ऑप्शन है द हाई सीज, बी ऑप्शन है क्लाइमेट सिस्टम, डी ऑप्शन है डीप ओशियन फ्लोर और लास्ट ऑप्शन है आर्कटिक रीजन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आर्कटिक रीजन होगा, डी नंबर ऑप्शन। 5 ग्लोबल कॉमन्स जो डिसाइड किए गए हैं वो है द एटमॉस्फेयर, फिर द ओशियंस है, फिर द क्रायोस्फीयर्स है, द बायोस्फीयर्स है और आउटर स्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको कौन से स्टेटमेंट सही है उनको पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन है इट मीन्स टू बिल्ड द सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा को बिल्ड नहीं करना है बल्कि रिड्यूस करना है, तो यह वाला जो ए स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बी स्टेटमेंट है इट इज ए डिफेंसिव स्ट्रेटजी इन प्रिंसिपल्स, तो आर्म्स कंट्रोल एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक।
फिर सी नंबर है इट डज टेक द पीस विदाउट द वीपन स्टैंस, नहीं विदाउट वीपन स्टैंस के नहीं, बल्कि ये वीपन्स को कंट्रोल कर लिमिट करने की बात करते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है। डी स्टेटमेंट है इट एम्स एट अ म्यूचुअल सिक्योरिटी बिटवीन द पार्टनर्स एंड ओवर स्टेबिलिटीज। तो जो आर्म्स कंट्रोल के लिए पार्टनर्स करते हैं या ट्रेटी करते हैं, उनका यही उद्देश्य होता है कि जो म्यूचुअल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जाए, स्टेबिलिटी को बनाया जाए। तो यहाँ पर जी जो आपके बी और डी स्टेटमेंट है ये दोनों आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट है, बी और डी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा आपका बी और डी होगा। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो आर्म्स कंट्रोल होता है उसको काम होता है सिक्योरिटी डायलेमा को रिड्यूस करना। बी स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो आर्म्स कंट्रोल है वो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज है, प्रिंसिपल्स है इंटरनेशनल रिलेशंस की। सी नंबर स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि आर्म कंट्रोल जो हो तो विदाउट वीपन्स के पीस की बात नहीं करता, बल्कि आर्म्स कंट्रोल के द्वारा जो है तो क्या किया जाता है, जो वीपन्स है उनको लिमिट, उन पर लिमिट लगाई जाती है कि ताकि वो कम से कम वीपन यूज करें। और डी नंबर जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है क्योंकि जो आर्म्स कंट्रोल का एम होता है वो म्यूचुअल सिक्योरिटी होता है जो पार्टनर्स हैं, और साथ साथ ओवरऑल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी एक तरफ दी है और उससे एसोसिएटेड कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसको वो मेंस एक्टर्स मानते हैं। तो जो रियलिज्म जो थ्योरी है इंटरनेशनल, ये स्टेट्स को जो है तो मेन एक्टर्स मानते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है तो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया जाता है, नहीं जरूरी नहीं है, ग्लोबलाइजेशन में स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी होती है, इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ये थ्योरी बिल्ड की गई है, ये भी सही है। फेमिनिज्म जो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है वो जेंडर बेस्ड थ्योरी है, महिलाओं को ध्यान में रख के की गई है, तो ये भी सही है मैच। तो यहाँ पर जो नॉट करेक्टली मैच है वो बी नंबर ऑप्शन आपका ग्लोबलिज्म या ग्लोबलाइजेशन नॉन स्टेट एक्टर। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो नॉन स्टेट एक्टर बस नहीं होते, इसमें स्टेट एक्टर्स भी शामिल होते हैं। इसमें इंटरकनेक्टेड होता है सोसाइटीज का, वर्ल्ड की इकोनॉमीज का, उनके कल्चर्स का, है ना। साथ ही साथ और कई फैक्टर्स होते हैं जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं कई बहुत सारे एक्टर्स हैं जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों मिलकर काम करते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स में होते हैं जैसे मल्टीलेटरल कोऑपरेशन कंपनीज हो गई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, रिलीजियस ग्रुप हो गए, ये सभी नॉन स्टेट एक्टर्स में माने जाते हैं। मिसमैच कौन से हैं पेयर्स, उनको आपको पता लगाना है इस क्वेश्चंस में। यहाँ पर एक तरफ बुक दी हुई है, एक तरफ उसके ऑथर दिए हुए हैं। जैसे पहला है ऑप्शन द रेस ऑफ द अर्थ, फ्रांस फैनन के द्वारा लिखा गया है, सही है। वर्ल्ड ऑर्डर ये बुक हेनरी किसिंजर के द्वारा लिखी गई है, ये भी सही है। इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म समीर अमीन के द्वारा लिखी गई है, ये भी सही है। न्यू कॉलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म जूलियस नायरे के द्वारा लिखी गई है, नहीं ये जूलियस नायरे के द्वारा नहीं लिखी गई है। न्यू कॉलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म जो बुक लिखी गई है वो ख्वामे नौखरम के द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ कन्वेंशंस या प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, उनको आपको अरेंज करना है कब कब हुए थे, किस ऑर्डर में, है ना। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल आपका होता है कब, 1992 में होता है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स ये आपका होता है 1966 में। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट इन रियो डी जेनेरो जो कॉन्फ्रेंस होता है ये होता है आपका 1992 में, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपका 1948 में होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, फिर उसके बाद बी होगा, फिर उसके बाद सी और फिर ए, यानी जो बी सेकंड नंबर ऑप्शन है डी बी सी ए वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था, अडॉप्ट किया गया था इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल और कल्चरल राइट्स जो होता है ये मल्टीलेटरल ट्रेटी है, इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 16 दिसंबर 1966 को। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट इन रियो डी जेनेरो में हुआ था, ये इसको अर्थ समिट के रूप में भी जाना जाता है। इसको अडॉप्ट किया गया था रियो डी जेनेरो ब्राजील जो जून 3 से जून 14 1992 के हुआ था। इसमें कई सारे एडाप्टेशन हुए थे जैसे रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया गया था, एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था, साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट को भी अडॉप्ट किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल आपका होता है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है,
इसको अडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान दिसंबर 11 1997 में। इस प्रोटोकॉल के द्वारा यह कमिट किया गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा, है ना, और इसको 192 कंट्रीज के द्वारा रेटिफाइड भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन बुक इंटरनेशनल जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन। जो जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी एन टिकनर के द्वारा। ठीक, एन टिकनर के द्वारा लिखी गई थी, याद रखिएगा। तो जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन 1992 में बुक लिखी जाती है। ये टिकनर जो है तो फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरिस्ट हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के फील्ड को काफ़ी इन्फ्लुएंस किए हैं। जो इनका वर्क है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इसके फील्ड में जो है तो क्लासिकल टेक्स्ट के रूप में माना जाता है। यानी फेमिनिस्ट जो इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी है उसमें क्लासिकल टेक्स्ट के रूप में अडॉप्ट किया गया माना जाता है, क्लासिकल टेक्स्ट माना जाता है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस को। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट 10 वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आपको भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।